हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कंपनी को, कंपनी के बिजनेस को, कंपनी के एडवांटेजेस और कंपनी के रिस्क को एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल्स को, और समझेंगे कि कैसा आईपीओ ये हो सकता है। तो वीडियो को दोस्तों देखिएगा पूरा। उससे पहले अभी तक अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, 21 से 23 नवंबर के बीच में IREDA आईपीओ की ओपनिंग होने वाली है। 1987 में दोस्तों कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। एंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, याद रखिएगा, एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब एक PSU कंपनी है, यानी गवर्नमेंट इसकी प्रमोटर है। आईरेडा दोस्तों एक मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है। मतलब मिनी रत्न दोस्तों काफ़ी सारे कैटेगरीज में गवर्नमेंट बहुत सारी PSU कंपनीज को बांटती है। तो इसमें जो कंपनी को रेटिंग मिली हुई है वो है मिनी रत्ना की। तो मिनी रत्ना एक कंपनी है, ये गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। जैसे मैंने बताया कि दोस्तों क्योंकि एक सरकारी कंपनी है तो जो कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के पास है। इसका FY 21-22 के अंदर IREDA ने अचीव किया था हाईएस्ट एवर लोन सैंक्शंस ऑफ अराउंड 23,921 करोड़। और जो कंपनी ने लोन डिसबर्समेंट किए थे वो किए थे ऑलमोस्ट 16,070 करोड़ के। लेकिन आप सोच रहे होंगे लोन सैंक्शंस कर रही है कंपनी, लोन बांट रही है, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों याद रखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को काम ऐसा नहीं कि ये कंपनी सारे प्रोजेक्ट्स बनाती है। बेसिकली दोस्तों ये फाइनेंसिंग करती है। फॉर एग्जांपल, एक IRFC का आईपीओ आया था जो रेलवे में काम नहीं करती, बेसिकली फाइनेंसिंग करती है। वैसे दोस्तों IREDA कोई आपको मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं है इनका, बेसिकली इनका फाइनेंसिंग का बिजनेस। ये एक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, और कंपनी काफ़ी समय से बेसिकली ये कार्य कर रही है। जैसे मैंने बताया, क्योंकि देखिए कंपनी काफ़ी सालों से, ऑलमोस्ट 36 ईयर्स से इस इंडस्ट्री के अंदर है, तो कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं जिसमें विंड रिलेटेड, आप देख लीजिए सोलर पावर रिलेटेड, ये सारी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंपनी करती है। जो कंपनी है वो काफ़ी सारे रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है, फ्रॉम प्रोजेक्ट कॉन्सेप्टलाइजेशन टू पोस्ट कमिशनिंग फॉर RE प्रोजेक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और अदर वैल्यूएबल चेन एक्टिविटीज़, जिसमें इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसमिशन। IRDE ऑलमोस्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो एक कमिटेड टू फैसिलिटेटिंग, मतलब ट्रांजिशन कंपनी ने जिस तरीके से किया है फ्रॉम अ ग्रीनर एंड अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए अनडाउटेडली कंपनी काफ़ी बढ़िया कर रही है। और देखिए कंपनी इंश्योर करती है उसके क्लाइंट्स को कि सबसे बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट मिल सके और गाइडेंस मिल सके उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, तो अपने आप में बढ़िया है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के कुछ एडवांटेजेस और कुछ रिस्क के बारे में। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो कंपनी की स्ट्रेंथ में ये आता है कि कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ गियर्ड टुवर्ड्स हाई क्वालिटी एसेट्स और डाइवर्सिफाइड एसेट बुक, ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया है क्योंकि कंपनी की एक स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी रही है। अभी बात करेंगे फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी दोस्तों एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करती है जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इसमें कंपनी का काफ़ी बड़ा योगदान है। तीसरा ये है कि कंपनी एक एस्टेब्लिश और ट्रस्टेड ब्रांड नेम है जो लगातार दोस्तों अपने आप को एक्सपांड कर रहा है इस पूरे सेक्टर के अंदर। एंड अनडाउटेडली जब भी दोस्तों कोई गवर्नमेंट कंपनी फाइनेंसिंग करती है तो मोर ओवर वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड रहती है। चौथा ये है कि दोस्तों कंपनी वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ रॉबस्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम के तहत। तो अपने आप में बहुत कम चांसेस होते हैं कोई ख़राब हम कह सकते हैं कार्य के, वर्क के, राइट। कंपनी का पांचवा ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा बेस्ड क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस है इनकी, जिसके अंदर रिस्क बेस्ड प्राइसिंग होती है, एफिशिएंट पोस्ट डिस्बर्समेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और मॉनिटरिंग होती है कि किस तरीके से उस पैसे को रिकवर किया जाए। छठा ये है कि दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को काफ़ी डाइवर्सिफाई कर चुकी है और कॉस्ट इफेक्टिव बना चुकी है, क्योंकि जो इनका लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ बोरोइंग है ये एक बहुत बढ़िया तरीके से होता है, जिसके कारण कंपनी एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट को पूरा पूरा कार्य कर पाना। अब उसके अंदर कंपनी एसेट लायबिलिटी ऑलमोस्ट मेंटेन करके चलती है। सातवां ये है कि दोस्तों जो कंपनी की मैनेजमेंट टीम है और बोर्ड है वो काफ़ी द एक्सपीरियंस है। अनडाउटेडली देखिए काफ़ी एक्सपीरियंस होगा ही, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि क्योंकि प्रमोटर तो गवर्नमेंट है एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट जिनको भी पिक करेगी वो अपने आप में बेस्ट इन द बिजनेस होंगे, उनको भी पिक करेगी। अब रिस्क की बात करते हैं। रिस्क क्या है? क्योंकि कंपनी दोस्तों एक फाइनेंसिंग के बिजनेस में है तो अनडाउटेडली जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो हमेशा बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते हैं तो इससे कंपनी के ऊपर सीधा सीधा असर आता है। जो बिजनेस है दोस्तों वो एक पीरियोडिक इंस्पेक्शंस होते हैं इसके RBI में कि कोई गलत तो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए फाइनेंसिंग है तो कुछ गलत तरीके से तो फाइनेंसिंग नहीं की जा रही है, तो RBI इसके ऊपर काफ़ी अपनी कड़ी निगरानी रखता है। इसको रिस्क नहीं आप कह सकते हैं, एक एक डिफेंसिव है, क्योंकि पैसा कहीं भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है।
तीसरा ये है कि कोई भी दोस्तों अगर डाउनग्रेड हो जाता है क्रेडिट रेटिंग के अंदर तो ये भी बिजनेस पे इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि इस पे क्रेडिट रेटिंग्स आती रहती है। चौथा ये है कि दोस्तों कंपनी को नेगेटिव कैश फ्लो का सामना करना पड़ा है पास्ट के अंदर। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन दोस्तों इनका जो है वो एनपीएज है, क्योंकि कंसंट्रेटेड है कंपनी लोन्स के अंदर। तो जो भी दोस्तों बायोमास पावर और को जनरेशन या फिर हाइड्रो पावर और विंड पावर है, उसके अंदर कंपनी को काफ़ी ज़्यादा एनपीएज देखने पड़े। छठा ये है कि एक हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली देखिए कंपनी पैसे के बिजनेस में जो पैसा बांट रही है तो इनको वर्किंग कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। सातवां ये है कि दोस्तों कंपनी और इसके बोरोवर्स को कंप्लाई करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज से, बिकॉज ओवरऑल गवर्नमेंट कंपनी है। आठवां ये है कि दोस्तों कंपनी का कंसंट्रेशन ऑफ लोन जो है वो सर्टेन स्टेट्स में ज़्यादा है, तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। और नौवां यही है कि दोस्तों कंपनी ऑपरेट करती है एक हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर और इंक्रीज कॉम्पिटिशन के अंदर। तो अगर कोई भी देखे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कोई भी ज़्यादा बड़ा प्लेयर आ जाता है तो डेफिनेटली उसके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि रिस्क क्या है और कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। अब फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करते हैं। तो फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों 31 मार्च 2021 में 2657 करोड़ का था, उसके अगले साल 2874 करोड़ का हुआ और 31 मार्च 2023 को कंपनी ने ऑलमोस्ट 3483 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक कंटिन्यूटी में ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। जो मुनाफा है वो कंपनी का 346 करोड़ था, उसके बाद 633 करोड़ हुआ और फिर 864 करोड़ हुआ। तो यहाँ पर भी आपने साफ साफ नोटिस करी है जो है ग्रोथ, अच्छी बात है। कंपनी का दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस अगर आप देखेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस भी ठीक है। कॉस्ट आपको बोरिंग काफ़ी ज़्यादा दिख सकती है, बट याद रखिए ये उसी के बिजनेस में तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अभी दोस्तों कंपनी ने 30 सितंबर 2023 के नंबर्स पेश किए, जिसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट 2320 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट कर लिया है और 579 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा भी पोस्ट कर लिया है। तो डेफिनेटली जो ग्रोथ है कंपनी की वो आपको इस साल भी काफ़ी तगड़ी देखने को मिल रही है। और याद रखिए रिन्यूएबल एनर्जी एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, ज़रूर इस पर काफ़ी काम हो रहा है अभी भी, बट याद रखिए मेजरली आप जो आपको हम कह सकते हैं फ्यूचर के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होने वाला है। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन द सेंस कि देखिए जब काफ़ी ज़्यादा आपको पता है एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होता है और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है अब उसको सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों सही कर सकता है। तो अनडाउटेडली ये सेक्टर जो है वो ग्रोइंग है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तगड़े हैं, कंपनी खुद तगड़ी दिख रही है। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस के ऊपर। तो दोस्तों कंपनी अपना जो आईपीओ है वो 8.47 की प्राइस ट्रेंडिंग पे लाई है। इसका प्राइस बैंड जान लीजिए सबसे पहले। तो कंपनी दोस्तों प्राइस बैंड 30 से 32 रुपीज़ का रखा है। 460 शेयर्स आपको मिलने वाले हैं। टोटल 2150 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 1290 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 860.08 करोड़ का। कंपनी अपने फ्रेश इशू से करेगी क्या? कंपनी दोस्तों अपनी कैपिटल बेस को बेसिकली मीट करने की कोशिश कर रही है और जो भी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है और जो ऑनवर्ड लेंडिंग है उसके ऊपर फोकस करेगी। दूसरा कंपनी ने ये कहा है कि कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बेनिफिट्स उठाने हैं एंड डेफिनेटली अपने ब्रांड इमेज को और ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचाना है, बिकॉज पब्लिक मार्केट में आते ही वो डेफिनेटली कंपनी लोगों के नज़र में आती है। तो कंपनी देखिए ऑलमोस्ट 8 के प्राइस ट्रेंडिंग पे आ रही है और इसके अगर आप पीयर्स देखेंगे तो आरईसी है और पीएफसी है। इन दोनों की अगर आप प्राइस ट्रेंडिंग देखेंगे तो डेफिनेटली 5.81 है और 4.52 है। तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ठीक रखे हैं। हाँ ज़रूर देखिए हर बिजनेस को एक्यूरेटली मैच नहीं किया जा सकता है और ये भी अपना आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बट मेरे हिसाब से ठीक है। कंपनी ने वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं रखे। बट अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए पीएसयू कंपनीज जो होती है वो ज़रूर आपको लिस्टिंग पे बहुत बड़ा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बार मैंने देखी है वो लो रहती है, राइट। आप पीएसयू कंपनी अगर आप देखेंगे जो भी रिसेंट लिस्टेड हुआ था, आखिरी कंपनी लिस्ट हुई थी वो एलआईसी थी, राइट। अब एलआईसी ने भी कुछ खास पैसा बनाकर नहीं दिया, बट अगर आप एलआईसी को देखेंगे तो वो काफ़ी ग्रो कर चुकी थी, ये भी अपने आप में एक फैक्टर था और वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी थी। यहाँ पर भी देखिए वैल्यूएशन ऐसा नहीं कह सकता मैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी है या फिर बहुत ज़्यादा कंपनी ने कंफर्ट रखा है कि आप पैसा बना सकते हैं। ये ज़रूर है कि हाँ थोड़ी बहुत जगह बन सकती है, बाजार थोड़ी बहुत वैल्यूएशन इसको देने को तैयार हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ। जो इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है वो करीबन 25% के आसपास चल रही है, यानी 8 रुपये के आसपास करंटली चल रही है। तो अगेन अगर आप ग्रे मार्केट भी देखेंगे तो 25% के आसपास की लिस्टिंग पॉसिबली हो सकता है कि आपको गेन हो जाए। तो यही है कि हाँ इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा अगर आपको आईपीओ में लगाना है, बट अगेन फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे कंपनी बुरी नहीं लगती है। और आई थिंक सबसे अच्छी बात क्या है कि हाल फिलहाल में पीएसयू कंपनीज काफ़ी फ्लेवर में रही है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा पीएसयू सेक्टर दोस्तों चला है, पीएसयू स्टॉक्स चले हैं। तो आई थिंक एक बेनिफिट वो भी मिल सकता है। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी कंपनी बुरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम खास मुझे नज़र नहीं आती है कंपनी के अंदर। और जिस
बिजनेस को ही बिलोंग करती है, आई थिंक जिस सेक्टर से बिलोंग करती है डेफिनेटली ग्रो कर रहा है और लगातार ग्रो करता रहेगा फ्यूचर में भी। यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर ग्रो होने की चांसेस है, तो अनडाउटेडली इसका बिजनेस ओवरऑल जो है लेंडिंग का वो बढ़ने ही वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, बाकी आप लोगों को लगता है कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।